अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम आज़रबाईजान के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आज़रबाईजान में बाकू के अलावा और कौन-कौन से बड़े शहर हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनमें कौन-कौन सा बिज़नेस किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ कलीमुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएँ, आज़रबाईजान में बाकू के अलावा और कौन-कौन से बड़े शहर हैं? जी कलीमुल्ला, आज आपने इन डेप्थ रिसर्च का सोचा है जी सर, बिल्कुल। कि लोग सारे बाकू के बारे में ही जानते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि बाकू के अलावा और कौन कौन से शहर हैं। ऐसा ही है सर। तो तकरीबन अगर आप देखते हैं 20 से 25 दूसरे शहर हैं, लेकिन जिनमें माशाल्लाह से सर। जिनमें हम कोई 7-8 बड़े शहरों की बात करेंगे जो जिनकी आबादी 50,000 से ज़्यादा है। जी सर। तो बाकू जो है, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला जो कैपिटल था वो कराची था, और उसके बाद फिर जो है वो कैपिटल इस्लामाबाद बना। इसी तरह बहुत से लोग जानते होंगे कि बाकू का जो है आज़रबाईजान का दूसरा कैपिटल है। पहला कैपिटल जो था वो गांजा गांजा शहर के नाम से एक शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन जो है 5 लाख के करीब है। तो वो जब आज़रबाईजान आज़ाद हुआ है जी सर। 1992 में, तो पहला जो कैपिटल था आज़रबाईजान का गांजा था। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने आज़रबाईजान का जो दूसरा कैपिटल बनाया, न्यू कैपिटल बना, वो बाकू है। सही हो गया सर। बाकू की इस वक्त आबादी तकरीबन 24 लाख के करीब है, अगर आप अनऑफिशियली की बात करें। ऑफिशियली जो है अगर आप गूगल पे देखेंगे तो 12-15 लाख आपको शो होगी, लेकिन तकरीबन 24 लाख के करीब आबादी है बाकू की। ठीक है, उसके बाद दूसरा बड़ा शहर जो है बाकू के बाद वो गांजा है, जिसकी आबादी आ जाती है तकरीबन 5 लाख के करीब, और वो बाकू से तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप बाय कार जाते हैं, बाय बस जाते हैं, तो 3-3.5 घंटे की ड्राइव पे आ जाता है। इसके बाद जो तीसरा बड़ा शहर है वो बाकू से तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट्स की ड्राइव पे है, सुमगायत है। उसकी आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है, तो वो इंडस्ट्रियल सिटी गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं जो कूबा और कोसार का इलाका है, ये रशियन बॉर्डर के करीब है, कूबा और कोसार। कूबा कोसार यानी कूबा सिटी का नाम है। तो ये इसकी आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब है, और ये समझ लेंगे एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादातर होती है और ठंडे इलाकों में आज़रबाईजान के शुमार होता है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं लंकारान, जो ईरान के बॉर्डर के करीब है, तो उसकी आबादी भी तकरीबन 3 लाख है। इसी तरह जो जॉर्जिया के बॉर्डर के करीब है, कज़ाक शहर है, उसकी आबादी 1 लाख के करीब है। और मिंगाचवेर जो सेंटर में गांजा के पास ही एक शहर आ जाता है मिंगाचवेर। वहाँ पर मिंगाशवेर के नाम से बहुत बड़ी झील है फ्रेश वाटर की, और वहाँ पर हाइड्रो पावर का इनका सिस्टम भी है, तो वहाँ से दरिया भी निकलता है। बहुत खूबसूरत शहर है, तकरीबन 1 लाख के करीब उसकी आबादी है। फिर गबाला जो है इनका एक टूरिस्ट सिटी है, वहाँ पर जो है इन्होंने चेयर लिफ्ट और बाकी सहूलियात दी हैं टूरिस्टों के लिए। तकरीबन 50 लाख के करीब है इनकी आबादी। तो तकरीबन मैंने 8 से 10 शहर बताए, जिनको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बाकू इसका पहला कैपिटल, गांजा इसका, अब अगर आप देख रहे थे, अब जो है यानी माजरत खाऊं कि पहला कैपिटल गांजा और दूसरा जो है बाकू। और रशियन बॉर्डर के पास जो है कूबा शहर है, और इधर अगर आप जॉर्जियन बॉर्डर के पास चले जाते हैं तो कज़ाक शहर है। अगर आप आ जाते हैं ईरान के बॉर्डर के पास तो लंकारान है। इसी तरह से जो नक्शीवान जो है ये एक अलहदा से स्टेट है, टर्की के बॉर्डर के साथ जो है बॉर्डरिंग नक्शीवान का इलाका आ जाता है। तकरीबन 5-6 लाख उसकी आबादी है। और इसी तरह से गांजा जो है ये सेंटर में आ जाता है आज़रबाईजान के, और मिंगा शवेर ये भी पास में आ जाते हैं। तो बाकू के अलावा आपने जैसे सुमगायत की बात की, बाकू से थोड़ी दूरी पर है, और ये इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है वो सुमगायत के अंदर है, और तकरीबन जैसे मैंने बताया इसकी आबादी 4 लाख के करीब है। उसके बाद फिर गांजा, ये इसमें इंडस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर गल्ला बानी का भी काम होता है, और साथ साथ यहाँ पर जो आज़रबाईजान की सबसे बड़ी जो शराब जिसे आप वाइन की इंडस्ट्री कह सकते हैं, वो भी गांजा में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है अगर हम आगे आते हैं तो गबाला है, कूबा है। कूबा
एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर सेब है, नाशपाती है, और जो फल है खुबानी वगैरह, ये सारे फल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और रशियन बॉर्डर के करीब है। तो फलों की ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो कूबा से होती है। लंकारान जो ईरान के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर लीमोन है, टमाटर है, चाय है, और उसके साथ साथ जो खीरे वगैरह हैं, यानी वेजिटेबल जो है ज़्यादातर, और लीमोन जो है वो लंकारान से एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह से अगर हम जॉर्जिया बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर कज़ाक एक शहर है, तकरीबन उसकी आबादी 1 लाख के करीब है। यहाँ पर गल्ला बानी का ज़्यादातर काम होता है। यहाँ के बंजर पहाड़ है और गल्ला बानी यानी कि लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, और यहाँ से टर्की से लोग आते हैं, रशिया से आते हैं, जॉर्जिया से आते हैं, वो जिंदा जानवर लेके चले जाते हैं। तो अगर आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में काम करना है तो आपके लिए कूबा और गबाला और इसके साथ साथ लंकारान, ये तीन जो है डिफरेंट सेक्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा कूबा को सार है और गबाला है, ये शहर है अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से काम करना चाहते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, छोटी या बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए गांजा शहर है और इसके साथ साथ सुमगायत शहर है। ये दोनों में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप लैंड जरी ज़मीन खरीद कर कोई फार्म बनाना चाहते हैं, यानी गोट फार्मिंग हो सकती है, कॉ फार्मिंग हो सकती है, तो कज़ाक इसके लिए बहुत आइडियल शहर है जो बॉर्डर के करीब है। और साथ साथ आप वहाँ पर अगर आप ट्रांजिट ट्रेड यानी बिजनेस लॉजिस्टिक वगैरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो कूबा में भी हो सकता है, रशियन बॉर्डर के पास है, साथ साथ जो है जॉर्जियन बॉर्डर के पास जो कज़ाक है वहाँ पर भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर आप वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट की काम करना चाहते हो तो लंकारान बहुत आइडियल प्लेस है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत इलाका है, टूरिज्म का भी काम हो सकता है, लेकिन फार्मिंग के हवाले से बहुत आइडियल है। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दें कि आज़रबाईजान में बाकू एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है और उसके साथ साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी है और इसका बहुत बड़ा शहर भी है। लेकिन बाकू के अलावा तकरीबन 8-10 ऐसे शहर हैं जिनमें बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, वहाँ लेबर भी सस्ती है, ज़मीन भी सस्ती है, वहाँ पर दुकानों के किराए भी कम है, घरों के किराए भी कम है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो बाकू के अलावा दूसरे शहरों को प्रेफर करें। वहाँ पर घर के किराए बहुत कम है और वहाँ पर जो आपके दुकानों के किराए वो भी बहुत बाकू की निस्बत आधे हैं। आप आधा समझ सकते हैं, अगर बाकू में $500 किराया तो वहाँ 200 या $250 किराया होगा। इसी तरह से बाकू में अगर घर का किराया $200 है तो वहाँ $100 है। तो घरों के किराए भी आधे हैं, दुकानों के किराए भी आधे हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर गवर्नमेंट का टैक्स भी आधा है। तो मेरे भाई जो बिजनेस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, आगे किसी भी हवाले से मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, फार्मिंग में आना चाहते हैं, वेजिटेबल्स या गोट फार्मिंग या इसी तरह से वो फ्रूट फार्मिंग, या फिर जैसे से आप कह सकते हैं कॉ फार्मिंग वगैरह, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि ज़राअत से मुतल्लिका कोई काम है या फार्मिंग से मुतल्लिका है, तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस हवाले से आपको सोचना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाकू के अलावा आपने बहुत से शहर बताए जहाँ पे बिज़नेस किया जा जी सकता जी। है। तो बाकू के अलावा जो भी आपने सिटीज़ के नाम बताए हैं, क्या बाकू के अलावा वहाँ पे टैक्स की रेशो कम है? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया। बाकू में जो टैक्स है वो तकरीबन सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के तहत तकरीबन 4% टैक्स है। लेकिन अगर आप यही काम कूबा में करते हैं, यही काम आप गांजा में करते हैं, लंकारान में करते हैं, गबाला में, सुमगायत में या दूसरे किसी शहर में करते हैं, तो वहाँ पर 2% टैक्स है। आपको सिंप्लीफाइड टैक्स के सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि जो बिजनेसमैन है वो बाकू की निस्बत दूसरे शहरों को भी तरजीह दे, तो जी इसलिए सर, उन्होंने टैक्स वहाँ 2% रखा है, बाकू में ज़बरदस्त। 4% है। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। सर, वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाकू की निस्बत क्या दूसरे शहरों में ज़री ज़मीन सस्ती है? जी बिल्कुल, बाकू के सराउंडिंग में ज़्यादातर बंजर पहाड़ हैं और एक तरफ तो समंदर है, कैस्पियन सी है, जी सर। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं तो बंजर ज़मीन है। लेकिन बाकू से जब तकरीबन आप दूर चले जाते हैं 100 किलोमीटर दूर, तो फिर यहाँ पर अगर आप रशियन बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो कूबा कोसार का इलाका है, वो बहुत ज़रखेज़ इलाका है। ज़बरदस्त अगर सर। आप दूसरी तरफ जाते हैं गबाला, वो ज़रखेज़ इलाका है। उसी इसी तरह से अगर आप गांजा लंकारान वाली साइड है, 300 किलोमीटर दूर है। तो ये जो शहर है यहाँ पर ज़मीनें बहुत ज़रखेज़ और बहुत अच्छी हैं। जी सर। यहाँ के लोग खेती बाड़ी को इतना पसंद नहीं करते।
तो इसलिए ये शुरू से इंडस्ट्रियल कंट्री रहा है और इंडस्ट्री और सोवियत यूनियन के अंडर ये काम करते रहे हैं। जी सर। तो इसलिए ये ज़राअत की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर आके ज़री ज़मीन लेता है, तो जैसे सपोज करें पाकिस्तान में एक ज़मीन 1 एकड़ $10,000 की है जी या सर। $15,000 की, जी तो जी। वहाँ यहाँ पर वो $2,000 से $3,000 में ज़मीन के हिसाब से आपको मिल जाती है। जबरदस्त सर। तो फॉरनर बाय भी कर सकता है, लीजिंग पे भी ले सकता है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 90 ईयर्स के लिए आपको लीज करती है कंपनी को। जी आप सर। उसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन जब फॉरनर शहरी बन जाएगा यहाँ का 7 साल के बाद, तो वो उसको परचेज कर सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लोकल वर्कर हैं जो बिजनेस पे काम करने के लिए, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई वहाँ पे बिजनेस करता है इन शहरों में, तो लोकल वर्कर आसानी से मिल जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जैसे पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, जी सर। यहाँ पर भी बेरोजगारी है, और बहुत से लोग जो है आपको उसी गांव में उसी शहर में जॉब के लिए आसानी से मिल जाते हैं जी सर। और बहुत सस्ते हैं। बाकू की निस्बत वर्कर, सपोज करें बाकू में 400 मनात मांगता है वर्कर, तो वहाँ पर आपको 200 मनात में, 250 मनात में अच्छा वर्कर मिल जाता है। जी सर, तो जबरदस्त। आसानी से एक तो वर्कर मिल जाता है आपको दूसरे शहरों में, और दूसरा ये कि वो कम सैलरी पे भी मिल जाता है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सऊदीया और दुबई में भी हमारे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं। जी जी। इस तरह आपने अज़रबैजान के बारे में भी इतना कुछ बताया हमें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सऊदीया और दुबई की निस्बत अज़रबैजान बाकू में क्या पोटेंशियल है बिजनेस? जी, आप सबसे पहले तो ये देखें कि बहुत से हमारे भाई जो 10 साल, 15 साल या 20 साल से सऊदी अरब और दुबई में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मेहनत से, खून पसीने से कमाई वहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा ही है सर। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक तो पर्सनल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो बिजनेस जब रनिंग में आता है, तो एक इनसिक्योरिटी है उन लोगों में कि क्योंकि 100% ऑनरशिप नहीं है। ऐसा ही है सर, जब बिल्कुल ऐसा ही। 100% ऑनरशिप नहीं है, तो कफालत का सिस्टम है। कफील जब भी नाराज हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी जब भी बदली, वो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा ही है सर। आपकी 20 साल की, 30 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है, बिल्कुल सर, ऐसा और ही। आप अपनी फैमिली को भी नहीं ला सकते, अपने बच्चों को भी नहीं ला सकते, यानी ला के वहाँ पर शहरियत नहीं दिला सकते। एक तो बिजनेस की 100% ऑनरशिप नहीं है, दूसरा आपने जो मेहनत की उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तीसरा आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते, चौथा आप वहाँ के शहरी नहीं बन सकते। तो सर है क्या वहाँ पे? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को चाहिए होती है ज़िंदगी में। एक तो कोई भी बंदा जब पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी मूव करता है, तो उसका ये होता है कि वो अपने फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एक पोटेंशियल ये है, हम इसीलिए लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यहाँ अभी अनसैचुरेशन है। गवर्नमेंट के कानून जो है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और रिलैक्स हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप रियल बिजनेसमैन हैं, आपने यहाँ पर काम शुरू किया है, तो आपको यहाँ पर 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है। जी सर। 2 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस 5 साल के लिए मिल जाती है। बिल्कुल सर, ठीक है। और जैसे ही आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है, आप अपनी बीवी को, बच्चों को उसी पे स्पॉन्सर करके अपने साथ रख सकते हो, और कोई पैसा $1000, $500, $2000 कोई फीसें नहीं है। जबरदस्त आप सर। अपनी बीवी को और बच्चों को उस पर स्पॉन्सर कर सकते हैं। जी सर। साथ ही साथ जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिली, तो उनको भी मिल जाएगी। आप शहरी हुए तो वो भी शहरी हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारा, ये एक तो आपको बिजनेस 100% ऑनरशिप आपकी होगी। जी सर। दूसरा, आप फैमिली को आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो गया। आपकी इनसिक्योरिटी बिजनेस के हवाले से कि जो आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, वो सेफ है। तो जबरदस्त ये सर। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, और आने वाले वक्त में आज़रबाईजान पूरी दुनिया का एक एनर्जी का हब बनने जा रहा है। जी सर। दूसरा, वो ट्रेड बिजनेस के हवाले से पूरी दुनिया का एक हब बनने जा रहा है। और जो आज से 10 साल पहले दुबई को एक पूरी दुनिया में मकाम हासिल था, आज आने वाले वक्त में आज़रबाईजान को होने जा रहा है। जबरदस्त सर। दूसरा ये कि दुबई जो है वो एक सेपरेट था, लेकिन ये आज़रबाईजान एक तरफ इसके रशिया है, दूसरी तरफ टर्की है, तीसरी तरफ जॉर्जिया है, ईरान है। तो ये आप यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर रशिया को भी वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जी सर। टर्की को भी कर सकते हैं, जॉर्जिया को भी कर सकते हैं। तो यानी आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जबरदस्त सर, और बिल्कुल सर। आपके जो इनके लॉज हैं वो यूरोप की तरह बहुत फ्लेक्सिबल है, नेशनलिटी भी दे रहे हैं ये। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भाई जो दुबई, सऊदी अरब में जिनको काम का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट भी है, उन लोगों को सोचना चाहिए और छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके यहाँ पर भी एक ब्रांच या एक कंपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए,
और आने वाले वक्त में अपने और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।